मैं मणिपुर बोल रहा हूं। गोलियों बारूदों से तबाह हुए अपने शहर में लब खोल रहा हूं। देशवासियों, मैं मणिपुर बोल रहा हूं। मेरी पीड़ा सुन सको तो तुम्हें सुनाऊं, अगर देख सको तो अपना जलता दिल दिखलाऊं। मेरे जिस आंगन में कभी चहचहाती थी चिड़ियां, वहां आज गूंज रही है बंदूक और गोलियां। जहां मिलजुल कर पहले सब रहते थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये सारे पैंतरे भाई को भाई से लड़ाने वाली बीजेपी ने तराशे हैं। भाजपा की गंदी राजनीति की पोल खोल रहा हूं। देशवासियों, मैं मणिपुर बोल रहा हूं। सैकड़ों बेकसूर लोगों को आंखों के सामने मरता देख रहा हूं। कितना भागा हूं कि अपने हजारों घरों को जलता देख रहा हूं। मेरे सामने हजारों लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, मगर हम उनको रोकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। अपनों की लाशें अपने हाथों तोल रहा हूं। देशवासियों, मैं मणिपुर बोल रहा हूं। आखिर किससे कहूं, कहां जाऊं? कौन सुनेगा मेरा दर्द, किसे अपनी दास्तां सुनाऊं? सियासत की आग में मैं जल रहा हूं। अपने खून को ही अपने जिस्मों पर मल रहा हूं। फूट डालने वालों को कभी मत चुनना, तभी खुश रह पाओगे। मेरी सलाह को ठुकराया तो मेरी तरह पछताओगे। मैं नफरत के सौदागरों पर भीतर से खोल रहा हूं। मैं मणिपुर बोल रहा हूं। 1995 में राजीव बब्बर ने फिल्म बनाई थी जिसका नाम था जल्लाद। फिल्म में मुख्य भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती थे और उनके साथ मधु और रंबा, कादर खान, शक्ति कपूर वगैरह भी थे। इस फिल्म में बेस्ट एक्टर का जो नेशनल अवार्ड था वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। इसी फिल्म का एक सीन है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनवाते हैं। पहले वो सुने, उसके बाद हम अपनी पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। जहर जलता है तो जलने दो, ये आग हमने ही लगाई है। लोग मरते हैं तो मरने दो, ये अपनी खुदाई है। मेरा जाम रहे, मेरी शाम रहे, मेरे पहलू में मेरी जान रहे। अभी जो आपके सामने हमने पेश किया वो राजीव बब्बर की फिल्म जल्लाद से एक डायलॉग था। अब हम आते हैं सीधे सीधे अपनी रिपोर्ट पर। आज की रिपोर्ट थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें कई सारे पहलुओं को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक जो बहुत भारत के अंदर जो इस वक्त मणिपुर में जो नॉर्थ के राज्य हैं उसमें पिछले 50 दिन से लगभग 50 दिन से भी ज़्यादा हो गए, 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी और वो हिंसा भी जारी है। वहाँ के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत ख़राब हैं और आए दिन वहाँ पर जो आगजनी हो रही है और गोलियाँ चल रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। तमाम विपक्षी दल इसको लेकर के अपनी अपनी तरफ से सरकार से डिमांड कर रहे हैं और वो अपनी डिमांड्स के साथ साथ सरकार की ऊपर, प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं कि यह सब कुछ हो रहा है और सरकार अभी तक खामोश है। क्योंकि कर्नाटक के चुनाव थे, कर्नाटक के चुनाव के वक्त में ये हिंसा जारी थी और उस वक्त भी किसी भी नेता ने, जो केंद्र सरकार में है, कोई मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री या अन्य कोई, किसी ने भी इस हिंसा पर कुछ नहीं बोला था पूरे कर्नाटक चुनाव के दरमियान। और उसके बाद से भी वक्त बीत जाने के बाद अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से किसी तरह की शांति की अपील नहीं की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ गए थे, उनके यात्रा के दौरान जब वो मणिपुर में थे, लगातार हिंसा होती रही, लगातार लोग मरते रहे और वहाँ पर भारी तबाही होती रही। अब यह हिंसा क्यों भड़की थी 3 मई को, थोड़ा सा इस बात को आपको बता दें। 3 मई को राज्य के कुर्मी और दूसरे जनजातीय समुदाय ने एक रैली निकाली। यह रैली मैतेई समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। रैली के बाद हिंसा भड़की और कुकी समुदाय की तरफ से मैतेई समुदाय पर हमले किए गए। अब यहाँ वहाँ पर एक चीज़ सामने आ रही है, 2 समुदाय हैं, यानी 2 ट्राइबल्स हैं, 2 कबीले मान लें इनको, एक कुकी है, दूसरा मैतेई है। तो इन दोनों के बीच में जातीय हिंसा आपस में हो रही है।
ये जो रैली निकाली गई थी, इसके जवाब में मैतेई समुदाय ने भी प्रतिक्रिया दी और मैतेई बहुल इलाकों में रह रहे कुकी समुदाय के लोगों के घर जला दिए गए और उन पर हमले किए। इन हमलों के बाद मैतेई बहुल इलाकों में रहने वाले कुकी और कुकी बहुल इलाकों में रहने वाले मैतेई अपने अपने घर छोड़कर जाने लगे। मणिपुर में मुख्य तौर पर 3 समुदाय के लोग रहते हैं, मैतेई और जनजातीय समुदाय कुकी और नागा। पहाड़ी इलाकों में कुकी, नागा समेत दूसरे जनजाति के लोग भी रहते हैं, जबकि इम्फाल घाटी में बहुसंख्यक मैतेई लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय के ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, तो नागा और कुकी समुदाय के लोग मुख्य तौर पर ईसाई धर्म के हैं। जनसंख्या में ज़्यादा होने के बावजूद मैतेई मणिपुर के 10% भूभाग में रहते हैं, जबकि बाकी के 90% भूभाग यानी हिस्सा लैंड, जिससे पर नागा, कुकी और दूसरी जनजातियां रहती हैं। मणिपुर में मौजूद जनजातीय समूह का कहना है कि मैतेई की जनसंख्या और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ साथ अन्य मामलों में भी आगे हैं। इनका मानना है कि अगर मैतेई को भी जनजातीय का दर्जा मिल गया तो इनके लिए नौकरियों के अवसर कम पड़ जाएंगे और वे पहाड़ी इलाकों पर भी ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में ये हाशिए पर चले जाएंगे। तो अब जो मुख्य वजह है मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वो 2 समुदाय कुकी और मैतेई समुदाय के दरमियान अपने डोमिनेंस को लेकर के या अपने जो नौकरियों में रिजर्वेशन है उसकी मांग को लेकर के ये हिंसा है। इस हिंसा में अब तक 104 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लाखों की तादाद में लोग पलायन कर चुके हैं, अपने अपने घर छोड़ करके जा चुके हैं और बहुत सारे लोग लापता भी हैं। वहाँ पर 600 कुछ जो पुलिस स्टेशन हैं उनके हथियार जो हिंसा ग्रस्त इलाका है वहाँ पर जो हिंसा करने वाले लोग हैं उन लोगों ने लूटे हैं और हज़ारों की संख्या में हथियार उनके पास आ गए हैं। अब वो हथियारों से आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और वो पहाड़ों के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में पहाड़ियों के पीछे, चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं और वहाँ छिप करके एक दूसरे पर हमले करते हैं। इसी हिंसा के बीच एक नया आंदोलन शुरू हो गया है। जर्मन मीडिया के मुताबिक मणिपुर हिंसा पर समुदायों को विभाजित करती मणिपुर की जनजातीय हिंसा शीर्षक से रिपोर्ट एक प्रकाशित की है। ये जर्मन मीडिया की हम रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। TW ने लिखा है कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं तब शुरू हुई जब इस साल अप्रैल के महीने में कोर्ट ने राज्य सरकार को मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के समक्ष अधिकार देने पर विचार करने के लिए कहा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मैतेई लोगों को हिंसा के बाद सरकार और सुरक्षा बलों पर विश्वास नहीं है। मैतेई महिलाएं असम राइफल सुरक्षा बलों को अपने गाँव में आने से रोक रही हैं क्योंकि उनका आरोप है कि सुरक्षा बल कुकी लोगों से मिले हुए हैं। DW ने रिपोर्ट में हिंसा के बीच नए आंदोलन का भी जिक्र किया है। आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि चूरा चांदपुर की पहाड़ियों में एक नया आंदोलन जोर पकड़ रहा है। पूरे ज़िले में चूरा चांदपुर नाम को साइन बोर्डों से हटाया जा रहा है और इसे लमका में बदला जा रहा है। लमका कुछ होता होगा, कोई वहाँ का टेक्निकल शब्द, उसमें बदला जा रहा है। स्थानीय लोग मुख्य रूप से कुकी और अन्य पहाड़ी जनजातियों का कहना है कि वे लोग अब मैतेई राजा चोरा चांद सिंह के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते, जिनके नाम पर इस जगह का नाम रखा गया है। उनका कहना है कि वे अब मूल नाम पर लौट रहे हैं। यह कुकी और मैतेई के बीच गहराते विभाजन का संकेत है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह जर्मन मीडिया की एक रिपोर्ट है जो भी हमने आपको पढ़कर बताई। एक रिपोर्ट और है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना पर रिपोर्ट की है और वो इसका जो टाइटल है, हेडिंग है, वह है उभरते हुए भारत के एक सुदूर क्षेत्र में एक रक्तरंजित युद्ध क्षेत्र भी है। मणिपुर को वो युद्ध क्षेत्र यानी वॉर जोन बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था
अब एक युद्ध क्षेत्र का स्थल भी बन गया है, क्योंकि दूर दराज के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हफ्तों तक चली जाती हिंसा ने लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। हजारों सैनिकों को हिंसा रोकने के लिए भेजा गया है, जो चीन से लगी सीमा समेत भारत के अन्य हिस्सों में तैनात थे। 35,000 से अधिक लोग शरणार्थी बन गए हैं, जिनमें से कई अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। इंटरनेट सेवा में कटौती कर दी गई है। भारत सरकार की रणनीति और यात्रा प्रतिबंधों ने बाहरी दुनिया के लिए राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को देखना मुश्किल बना दिया है। तो ये जो हालात हैं, उसमें भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर में जब हिंसा चल रही है पिछले 50 दिनों से और हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं, वहाँ दोनों समुदाय के बीच में भारी हिंसा की खबरें मुस्तकिल आ रही हैं। ऐसे में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी अमेरिकी यात्रा पर, अमेरिका दौरे पर पहुँचे। ये उनका सरकारी दौरा है और वो कल रात न्यूयॉर्क पहुँच गए थे और आज उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिका में जो संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय है वहाँ योग दिवस के अवसर पर, क्योंकि 21 मई को ये जून है, 21 जून को भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है और इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को ही जाएगा कि उन्होंने इसको शुरू किया। तो आज योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने वहाँ काफ़ी लोगों के साथ में योग किया और उसके बाद उन्होंने कहा योग भारत से आता है। पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत से आता है। सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह यह भी जीवंत और गतिशील है। योग जीवन का एक तरीका है। ये विचारों और कार्यों में सावधानी बरतने का एक तरीका है। ये स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव से जीने का तरीका है। लाइन पर ध्यान रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो वो बोलते हैं वो लाइनें लिख, वो पूरा का पूरा लिख करके दे दिया जाता है और वो तब बोलते हैं, आमतौर पे अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ वो करेंगे ये स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति यानी नेचर के साथ सद्भाव से जीने का तरीका है। दूसरों के साथ भी, ठीक है, यानी रंगों से पहचान नहीं अब करना है, जैसा पहले की जाती थी कि दंगाई कौन से धर्म के हैं या कौन से जाति के हैं या कौन से वर्ग से हैं। ये दूसरों को मतलब आइडेंटिफाई नहीं करने का तरीका योग है। योग से शायद प्रधानमंत्री अगली बार जब भाषण दें तो वो दंगाइयों को कपड़ों से पहचाने जाते हैं, जैसी बात शायद न कहें। बीबीसी ने एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग क्षेत्र का नेतृत्व किया। इस मौके पर उन्होंने कहा योग का अर्थ है जोड़ना, इसलिए आपका एक साथ आना योग के एक अन्य रूप की अभिव्यक्ति है। वहीं पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी बोले हम योग की शक्ति का उपयोग न केवल स्वस्थ खुश रहने के लिए करें बल्कि स्वयं और एक दूसरे के प्रति दयालु होने के लिए भी करें। किस तरह के दयालु? अकबर खां को मार दिया गया और आपके दादरी में अखलाक की हत्या हुई और तमाम जुनैद और नासिर और तमाम लोगों के नाम मौजूद हैं। उनकी पकड़ के घरों में घुस करके हत्याएं कर दी गई। तो इस तरह का दयालु बनने के लिए मना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा करके कि इस तरह के दयालु नहीं बनना बल्कि दयालु बनना है जो लोगों के साथ में रहम के साथ काम भी करें। आइए हम योग की शक्ति का उपयोग करें। मित्रता, एक शांतिपूर्ण दुनिया और एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य के पुल बनाने के लिए योग की शक्ति का उपयोग करें। आइए हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लक्ष्य को साकार करने के लिए हाथ मिलाएं। यानी कि ये जो हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत है उसकी तरफ बढ़ने के लिए सब मिलकर के कोशिश करें। इस बात का संदेश प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क से दे रहे हैं और ये बड़ा ताकतवर संदेश है जो विदेशी धरती पे जाकर के उन्होंने ये दिया है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की बहादुरी और काबिलियत और उनके इंटेलेक्चुअल उनके होने के
बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं और उनकी तारीफ करना चाहिए कि भारत के पास इस लेवल का एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ है, जो अमेरिका में जाने के बाद कहता है कि अब की बार ट्रम्प सरकार। इस तरह की बात लोग नहीं कर पाते हैं, झिझकते हैं या और चीज़ों का ख्याल रखते हुए, लेकिन भारत के ही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चुनाव के वक्त जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में चुनाव हो रहा था राष्ट्रपति के लिए, तो भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त ट्रंप के साथ थे और हाउडी मोदी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ एक नारा दिया था और वो फिर बाद में गुजरात में भी एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। अब ट्रंप की सरकार तो है नहीं, बाइडेन की सरकार है। अब बाइडेन की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे हुए हैं अमेरिका। अब बाइडेन साहब को प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट भी बिछाना है, उनका वेलकम भी करना है। तो ये तमाम चीज़ें अब ये सब क्यों हैं? क्योंकि एक दुनिया में एक जंग चली हुई है इस वक्त, और जो ये वाली जो जंग है वो इराक वाली जंग नहीं है, अफगानिस्तान वाली जंग नहीं है, सीरिया यमन वाली जंग नहीं है। ये रूस चीन के खिलाफ अमेरिका और अमेरिका का जो गठबंधन है नेटो गठबंधन, और जो सबसे ख़तरनाक देश है दुनिया का वो है यूके ग्रेट ब्रिटेन। ये बात हम अपनी हर रिपोर्ट में तकरीबन कहते हैं कि जो भी कुछ इस दुनिया में बुरा होता है उसको करने के पीछे एक ही देश है, वो है ब्रिटेन। बाकी तो सब जैसे अमेरिका या और देश हैं वो इसके कारिंदे हैं ब्रिटेन के। ग्रेट ब्रिटेन सारी प्लानिंग तैयार करता है, सारी पॉलिसी तैयार करता है और काम करने के लिए इनको लगा देता है कि आप लोग जाएं और ये सब इम्प्लीमेंट करें और इसको इस तरह से और इसको इस तरह से करें। तो जो जंग चल रही है यूक्रेन की, उस जंग में भारत का जो रोल है, भारत का जो पक्ष है वो अमेरिका चाहता है कि अमेरिका के साथ हो, क्योंकि अभी तक भारत एक तरह से गुटनिरपेक्ष वाली जो नीति थी जो नासिर टीटू और नेहरू ने अपनाई थी उसी पर एक तरह से कायम है, और वो रूस के साथ है या किसी के साथ नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। जिससे हम भारत को फ़ायदा है तो वो उसके साथ है, वो इसमें किसी दूसरे देश के साथ में इसलिए नहीं है कि वो शक्तिशाली देश है। तो भारत की सरकार यूक्रेन जंग के दौरान इस बात का ख्याल रखे हुए कि भारत के इंटरेस्ट के किन बातों में है उसके तहत वो पॉलिसी अपनी बना करके काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी नेटो में इनवाइट किया गया था भारत को, और भारत के विदेश मंत्री ने वहाँ इनकार कर दिया कि हम भारत नेटो में शामिल नहीं होगा। अगर भारत नेटो में शामिल होता है तो चीन हमारे सर पे बैठा हुआ है, जो पहले ही लद्दाख के इलाके में वो इन्वेजन कर चुका है, और तकरीबन जैसा बताया जाता है रिपोर्ट्स में 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लद्दाख में वो घेर चुका है और वहाँ परमानेंट उसने सेटलमेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो अब नेटो में अगर भारत शामिल होता है तो एक अननेसेसरी क्राइसिस पूरे एशिया में और पैदा हो जाएगी, और ऐसे में जो चाइना है, चाइना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और दूसरे दो देश नॉर्थ कोरिया, ये सब लोग मिल करके और ज़्यादा करीब आ जाएंगे और फिर प्रॉब्लम्स आपस में बढ़ेंगी। तो भारत के विदेश मंत्री ने वहाँ जाकर के इनकार कर दिया। अब जो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हुए हैं उस पर एक आपको रिपोर्ट बता दें। ये पहली बार नहीं है कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा कर रहे हैं, वो इससे पहले भी कई बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। मोदी के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर अमेरिका हमेशा से पशोपेश में रहा है। गुजरात दंगे के वक्त में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी बाहर की यात्राओं पर रोक लगा दी थी, अमेरिका ने भी रोक लगा दी थी कि विल नॉट अलाउ मोदी इन यूएस, क्योंकि अगर वो खुली बाहों से मोदी का स्वागत करता है अमेरिका तो मानवाधिकारों के उसके दावों की पोल खुल जाएगी। लेकिन चीन के मुकाबले के लिए उसे भारत को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है। इसलिए अमेरिका वो चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री का को यहाँ बुलाया करके उनका
हम वेलकम करें और उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएं। चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका की लड़ाई बहुत बढ़ी हुई है, बहुत आगे तक जा चुकी है और ये अभी ट्रेड तक है और भविष्य में ये कभी भी फौजी टकराव हो सकता है। तो बता दें कि इसी दुविधा से निकलकर अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए पहली बार मोदी को स्टेट विजिट के लिए अमेरिका ने निमंत्रण दिया है और उनके लिए रेड कारपेट बिछाई है। राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदली हुई वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका अब यह बात अच्छी तरह से समझ गया है कि वो अकेले अपने दम पर चीन का रास्ता नहीं रोक सकता, इसलिए उसे चीन के पड़ोसी देशों और ख़ास तौर पर भारत को अपने पाले में करना पड़ेगा। इसलिए उसने मोदी सरकार के रहते हुए भी भारत की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उसे सम्मान देने का दिखावा किया है। निश्चित रूप से अमेरिका भारत को चीन के सामने लाकर खड़ा करना चाहेगा ताकि दोनों पड़ोसी देशों की लड़ाई से उसे सीधा फायदा पहुंचे। अमेरिका यात्रा से ठीक पहले मोदी ने ट्वीट किया, हम व्यापार, वाणिज्य, नवाचार होता हुआ ये पता नहीं क्या नवाचार, प्रौद्योगिकी और ऐसे दूसरे क्षेत्रों में भारत यूएस संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था। मोदी सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया, जबकि एक हिंदू दक्षिणपंथी नेता के नेतृत्व में भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे सुलूक, मणिपुर में जारी हिंसा और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। लेकिन अब भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे आने वाले अगले कुछ वर्षों में अमेरिका को कई वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों पर भारत के साथ की सख्त जरूरत है। हालांकि अमेरिका में मानवाधिकार संगठनों ने मोदी की अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर खुलकर विरोध करने का ऐलान किया है। वहाँ ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया की डायरेक्टर एलिना पियर्सन ने बाइडेन से मांग की है कि मोदी के सामने भारत के मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को उठाने में वे झिझक न दिखाएं। इनके संगठन ने मंगलवार को वाशिंगटन में 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों में मोदी की भूमिका पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसे मोदी सरकार ने भारत में बैन कर दिया था। गुजरात दंगों में पूर्व योजना के अनुसार हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने मुसलमानों का नरसंहार किया था और सरकार ने उसके साथ सहयोग किया था। इन दंगों में 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये अभी एक रिपोर्ट है जो हमने आपको बताई। अच्छा, अब मोदी साहब को जो वेलकम किया जा रहा है या किया गया है अमेरिका में, हम उनके विरोध की अभी बातें नहीं करेंगे कि उनके विरोध भी वहाँ पर हो रहे हैं और बहुत सारे संगठन, एक नहीं बहुत सारे संगठन वहाँ मोदी साहब का विरोध कर रहे हैं और उसमें ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उसमें भारतीय मूल के लोग हैं। अच्छा, अब जब वहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ रैली वगैरह भी निकाली जा रही है। लोग जो बीजेपी के लोग हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, पहले से मोदी साहब के पहुँचने से पहले वो काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच चुके हैं। और हिंदू स्वयं सेवक संघ जो भारत में RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम है वो हिंदू स्वयं सेवक संघ है। अब इसकी शाखाएं दुनिया भर के तमाम देशों में मौजूद हैं। जैसा जानकारी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 200 से ज़्यादा इनकी शाखाएं हैं, वहीं अमेरिका में हज़ारों से ज़्यादा शाखाएं हैं। यूके, फ्रांस, कनाडा, इनमें बहुत इनके बड़े बड़े नेटवर्क हैं और इनके पास दौलत बहुत है। जो दौलत जैसे भारत के अंदर है, इनका कोई ऑडिट तो होता नहीं है, इनके पास कोई अकाउंट नहीं है, इनका कोई मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका आगे पीछे कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये काम करता है अंडरवर्ल्ड की तरह। जिस तरह से माफिया लोग काम करते हैं, बड़े बड़े डॉन काम करते हैं, उस तरह से RSS का काम होता है। और RSS के लोगों का विदेशों में बहुत बड़ा संगठन है, अमेरिका में बहुत बड़ा संगठन है। पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जहाँ जहाँ विदेशों में यात्राओं पर गए
वहाँ देखा होगा कि एयरपोर्ट के रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं झंडे बैनर वगैरह लेकर के और हाथ हिला रहे होते हैं। तो वो बुलाई जाती हैं, जैसे भारत के अंदर कोई रैली होती है तो गाँव देहातों से इधर उधर से बुला करके लोगों को बसों में, ट्रैक्टर में और दूसरे वाहनों में इकट्ठा करके ले जाते हैं कि आपको पूरी सब्जी की दावत मिलेगी, कुछ खर्चा मिलेगा, चलो। तो वहाँ भी शायद कुछ इसी तरह से लोगों को मैनेज करके ला करके सड़कों के किनारे खड़ा करके और हाउडी मोदी और वेलकम मोदी ये सब कुछ किया जाता है। तो आरएसएस की लॉबी जो हिंदू स्वयंसेवक संघ की लॉबी है वो अमेरिका में बहुत मजबूत है। ट्रंप के वक्त में ये ट्रंप को सपोर्ट करते थे, जबकि जो लिबरल इंडियंस थे वो सपोर्टर थे बाइडेन के। अब बाइडेन की सरकार में जो उनकी उपराष्ट्रपति हैं वो कमला हैरिस हैं, जो भारतीय मूल की हैं। और कमला हैरिस वक्त वक्त पर भारत के साथ उनका क्या मामला है, किस तरह का है, वो सामने आता रहता है। चाहे वो किसी भी तरह के ह्यूमन राइट का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, दीगर और मामले CNRC समेत, वो भारत की आलोचना वक्त वक्त पर करती रही हैं, मोदी सरकार की आलोचना करती रही हैं। और मोदी साहब से आमने सामने उन्होंने सख्त सवाल पिछली यात्रा पर भी किए थे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको एहसास तो इस बात का होगा, लेकिन चूँकि वो जो देश है उसमें वहाँ का जो चीज़ें तय होती हैं वो मिलिट्री का जो थिंक टैंक है वो तय कर देता है कि हमको क्या करना है, सरकार को क्या करना है। तो बाइडेन की जो सरकार है उसको ये तो अभी तक याद होगा कि ये वही व्यक्ति हैं जो गुजरात दंगों के लिए अमेरिका ने इनको बैन किया था। ये वही व्यक्ति हैं जो वक्त वक्त पर और मामलों को लेकर के दुनिया में शोहरत पाते रहे। ये वही व्यक्ति हैं जो यहाँ आए थे और मेरे खिलाफ फोन करके गए थे, मेरे प्रतिद्वंदी के पक्ष में, कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो लोगों को याद रहती है। अब जब मोदी साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं, अभी 3 दिन की उनकी यात्रा है, सरकारी यात्रा है, उनका ग्रैंड भव्य दिव्य विराट विशाल स्वागत होगा जगह जगह पर। वो वहाँ पर संयुक्त जो सम्मेलन होने जा रहा है उसको भी संबोधित करेंगे। अब वहाँ वो हिंदी में बोलेंगे या लैटिन अमेरिकन में बोलेंगे या अंग्रेजी में बोलेंगे, ये पता नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को विश्व की तकरीबन सभी भाषाएं आती हैं और वो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, भाषाओं के बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। और वो हर चीज़ में, चाहे वो साइंस हो या इतिहास हो या भूगोल हो, उनको हर चीज़ का बहुत बारीकी से ज्ञान है। तो हो सकता है वो लैटिन अमेरिकी भाषा में अमेरिकी संसद को संबोधित करें। वहाँ वही जो मणिपुर के हालात हैं वो अभी भी बिगड़े हुए हैं। 263 से ज़्यादा चर्च वहाँ जलाने की खबरें हैं और मैतेई और कुकी जो समुदाय है वो आपस में भिड़े हुए हैं। और फिर से दोबारा से जो हिंसा हुई है उसमें 2 दिन के अंदर कई चर्चों को दोबारा से फिर से आग लगा दी गई है। 263 की जो खबर हमने वो आपको बताया वो 1 हफ्ते पहले की बात है। 1 हफ्ते पहले ये रिपोर्ट थी कि 263 चर्च वहाँ जल चुकी हैं, लेकिन अब पिछले 2 दिन के अंदर कई चर्च फिर से जलाए गए हैं। हिंसा में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वहीं एक बच्ची का बहुत भावुक वीडियो मौजूद है जो हम इस रिपोर्ट के आखिर में दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ और वीडियो जो मणिपुर से हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो अमेरिका गए हुए हैं उनके विरोध में वहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो हम नहीं दिखाएंगे अभी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की ये अमेरिका यात्रा है और भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी वो एक ग्लोबल लीडर है, विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़े जो लोकतंत्र है उसके नेता हैं। वो पूरे दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। अब से पहले जब से ये दुनिया कायम हुई है कभी कोई इतना शक्तिशाली कभी इस धरती पर नहीं हुआ है जितना भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। जब वो आ रहे होंगे लौट करके अपनी 3 दिन की यात्रा पूरी करके, उस वक्त बिहार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा होगा, जो कार्यक्रम विपक्ष के नेताओं की तरफ से होने जा रहा है 23 जून को। और इस विपक्षी इससे पटना में, बिहार की राजधानी पटना में आयोजित हो रहा है और इसमें तमाम विपक्षी नेता शामिल होंगे जो एक साथ 2024 का चुनाव लड़ने वाले हैं। कुछ नेता इसमें, कुछ पार्टियां इसमें शामिल नहीं होंगी,
जहाँ तक खबरें हैं, फिर भी जो जैसे टीएमसी है वो पहुँचेगी वहाँ पर, समाजवादी पार्टी पहुँचेगी, आम आदमी पार्टी शायद पहुँचे। अब ये सारे के सारे लोग मिलकर के कई 16, 17, 18 दल हैं जो आपस में एकता के लिए जो कार्यक्रम है वो करने जा रहे हैं। और उसमें विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शायद प्रियंका गांधी भी वहाँ शामिल हों, ममता बनर्जी के शामिल होने की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के शामिल होने की बात हो रही है, अखिलेश यादव पहुँच रहे हैं, उन्होंने कन्फर्म कर दिया है। और उधर से शिवसेना की तरफ से जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसमें से लोग आएंगे। तो 2024 के चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। इन्हीं चुनावों की तैयारियों को नज़र में रखते हुए भारत का जो संघीय मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री मोदी की जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है उसको लेकर के इमेज बिल्डिंग का काम भी कर रहा है और वो चलता रहेगा। दूरदर्शन की तरफ से भी ये काम हो रहा है। मतलब हम इसको आलोचना करें तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं। दूरदर्शन जो कि भारतीय जनता के पैसे से चलने वाला टेलीविज़न है, वो जो रिपोर्टें दिखा रहा है वो देख करके हैरानी होती है। ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई व्यक्ति पहली बार किसी विदेशी यात्रा पर भारत की तरफ से सरकारी तौर पर गया हुआ है और उससे पहले कभी कोई नहीं गया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, 2024 में अभी सतपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा था कि अगर उनका एक ट्वीट मौजूद है, अगर 2024 में विपक्षी एकता नहीं हुई और ये सरकार को, बीजेपी की जो सरकार है दिल्ली में, उसको नहीं हटाया गया तो मणिपुर की तरह पूरा देश जलेगा। अब इस तरह के लोग जब कुछ बोलते हैं तो उनकी बात में दम होता है। ये मैंने पहले भी कहा था अपनी एक रिपोर्ट में कि सत्यपाल मलिक अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात में हम मानते हैं कि दम होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, वो हम उनकी पॉलिटिक्स से समर्थन करें ना करें और उनको आरएसएस की बी टीम बोलें, सी टीम बोलें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अट्रैक्टिव है। राहुल गांधी का जो प्रेजेंटेशन है वो कमाल का है। तो लीडर्स के अंदर अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। मोदी साहब के अंदर टैलेंट है, वो एक ही चीज़ को कई लोगों को बेच सकते हैं और शायद किसी को फिर कुछ मिलेगा भी नहीं। सबको दे भी देंगे और किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं। 200 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, नए शहर बसाने थे 200 स्मार्ट सिटी। मणिपुर जल रहा है इस वक्त, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। 200 की बात हुई थी कि 200 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पूरा उसका लेआउट, नक्शा वगैरह सब पेश किया गया था। फिर बात हुई कि 200 नहीं 100 बनाएंगे। फिर बात हुई कि 100 भी नहीं बना रहे और जो शहर हैं उन्हीं में से सिलेक्शन करके और इनको हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। महीनों तक जनता से ओपिनियन पोल कराएंगे कि कौन कौन नागरिक हैं जो अपने शहर को स्मार्ट सिटी में चयन कराना चाहते हैं, वो वोट करें और उसके लिए फ़ोन नंबर दे दिए गए, मोबाइल नंबर अखबारों की तरफ से, और जनता को काम पे लगा दिया। एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाया आज तक। प्रधानमंत्री ने अपने तमाम सांसदों से, देश के तमाम सांसदों से अपील की कि वो एक एक गांव को लें गोद और उस गांव को आदर्श ग्राम बनाएं। एक ग्राम में प्रधानमंत्री के जो उन्होंने गोद लिया था, शायद उनकी गोद में रखा हो या जेब में रखा हो, वो गांव भी आज तक आदर्श ग्राम नहीं बना। तो इस तरह की बातें, इतनी घोषणाएं की गई हैं, इतनी योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं। जैसे वो नोटबंदी की गई थी तो बैंक वालों को ही पता नहीं होता था कि ऊपर से कौन सा आदेश आया हुआ है। इतने नोटिफिकेशन आते थे एक दिन में कि बैंक वालों को ही पता नहीं होता था इसको माने किसको माने। इतनी सारी योजनाओं की सरकार की तरफ से ऐलान हुए 2014 से अब तक। कौन सी योजना सड़क पे है, कौन सी योजना धरातल पे है, कौन सी योजना जनता के लिए काम कर रही है, जनता को ही नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर है, उनकी यात्रा सफल हो, कामयाब हो। यूक्रेन का युद्ध, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, मणिपुर की हिंसा वो रुकवा पाए न रुकवा पाए, उस पर कुछ बोले न बोले, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनके एक इशारे पर यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। जैसे उन्होंने
भारतीय जो हमारे क्षेत्र में फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनको निकलवाने के लिए सुदर्शन चक्र जैसा श्री कृष्ण जी चलाते थे उस तरीके से आदेश दिया और वो युद्ध रोक दिया गया और भारतीय नागरिकों को, छात्रों को वहाँ से निकलने के लिए सेफ पैसेज दिया गया। इसी तरह से यूक्रेन के युद्ध को प्रधानमंत्री मोदी किसी भी समय एक आदेश पर रुकवा सकते हैं। ये अलग बात है कि वो मणिपुर की हिंसा पर एक शब्द न बोलें। चाइना भारत में घुस करके बैठा हुआ है, उस पर कुछ भी न बोलें। चाइना का तो ची कहने की भी अभी तक उन्होंने हिम्मत नहीं की है। कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं। 20 लोग गलवान में किसने मार दिए थे फिर भाई साहब? तो ये तमाम चीज़ें हैं। आप मजा लीजिए, खुश रहिए और 2024 के चुनाव में बाहर अच्छे थोड़ा सा, चूँकि रिपोर्ट तो कंप्लीट हो ही गई है, ज़रा सा वक्त और लेंगे। भारतीय मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। कुर्बानी आ रही है, बकरीद, कुर्बानी के लिए मवेशियाँ तलाश कर रहे हैं, ला रहे हैं अच्छे जिसमें पैसा है वो तगड़े मवेशी लेके आएंगे। कुछ ऐसे ही ले आएंगे प्रोफेसर टाइप के मवेशी, जिनको करके अपना बकरा करने के बाद वो फ्रिज में रखा रहेगा और 2 महीने तक चलता रहेगा। कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी देने के लिए कभी तैयार नहीं होते मुस्लिम कौम। पूरी मुस्लिम कौम जैसे 12 सिंगा के 12 के 12 सींग किसी झाड़ में फंसे हों, इस तरह से फंसी हुई है। उसको अपनी किसी तरह से कोई परवाह नहीं है। जिस देश में तकरीबन 30 करोड़ के आसपास की आबादी है, वो अपना एक मीडिया हाउस खड़ा नहीं कर सके। आज तक एक अखबार भारत में किसी मुसलमान का नहीं है। कोई उनके पास संगठन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इक्का दुक्का हैं, वो रिलीजियस हैं तो वो रिलीजियस जो कारोबारी हैं, सामाजिक कोई भी नहीं है। अब फिर और तमाम तरह के आपसी मामलात हैं। बात करेंगे तमाम कौम और मिल्लत और ये और वो और उसकी वक़ा और उसकी इज़्ज़त और तमाम, और जब बात होगी तो फिर वो 1400-1500 साल पहले की तारीख पर पहुंच जाएंगे कि हमने क्या किया था, तुमने किया था, कुछ नहीं। आज के वक्त में तुमने क्या किया वो ज़रा बता दें सब मिल करके। तो मुस्लिम कौम को भी थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए, देखना चाहिए। बकरीद पर कुर्बानी न काटें, कुर्बानी देने की भी आदत डालें। कुर्बानी करने की नहीं, कुर्बानी देने की। इतने गरीब बच्चे वो मौजूद होते हैं समाज में, किसी एक की फीस, एक की किताब कॉपी, एक के ड्रेस का खर्चा भी साल में कोई व्यक्ति अगर उठाता हो तो बात करें, बताए, वो कमेंट बॉक्स में बताए कि हाँ मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपने पड़ोसों और आसपास मोहल्ले में रहने वाले किसी बच्चे का फीस देता हूँ, या उसको मैंने जूते दिलवाए, या उसको मैंने किताबें दिलवाई हैं, या उसको यूनिफॉर्म दिलवाई है। सारे पैसे अपनी मौज मस्ती में, अपनी खुशहाली में, अपनी तमाम चीज़ों पर खर्च होंगे। और बात होगी अखलास नियत और इकराम मुस्लिम और जन्नतुल फिरदौस, मरने वालों के लिए दुआ करें। तो हम पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे, अरे हमको वली अल्लाह है जो हमारी दुआओं से आपको जन्नत मिल जाएगी। कुछ करो तो सही, जन्नत में जाने जैसे काम। तुम्हारे दीन का पता नहीं, तुमको इबादतों का पता नहीं। इबादतों को ही दीन बना रखा है कि नमाज पढ़ लिया अब तो जन्नत होगी पक्की। और नमाज का क्या मतलब तुम्हारी जन्नतों से? दीन अलग है, इबादतें अलग हैं। आप रोज़ा रखिए, खूब रखिए, पूरे साल का रखिए, मुझे उससे कोई सवाब नहीं मिल रहा है। आपकी बीवी को, आपके भाई को, आपकी औलाद को कोई सवाब नहीं मिल रहा है। आपको मिलेगा जो कुछ मिलेगा। आप 5 वक्त की नमाज पढ़िए या 8 वक्त की पढ़िए और पूरे रात पढ़िए नफिल। किसी को आपके अपने अलावा नेकियां या सवाब नहीं मिलने जा रहा है। दीन पर जब आप चलेंगे तब होंगे मामला तय। दीन पे चलें, दीन पे कायम रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, लोगों की मदद करें और अपनी वाजिब और जायज़ कमाई में से अपने आसपास के लोगों की मदद करें। गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करें। ये मोटे मोटे तगड़े तगड़े बकरे ला करके उनके फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल करके अल्लाह भला करे, हो सकता है आप लोग उन पर जन्नत में चले जाएं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दें अब आसपास में।
शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसी जिंग न्यूज। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। هذا يزن Dear Honorable Prime Minister, my name is Deborah. I am 9 years old from Manipur, India. With a great concern and a heavy heart, I am reaching out to you through this video to express my concerns and seek your assistance for the innocent people of Manipur. I have a deep love for my beautiful state of Manipur. However, we are currently facing numerous challenges that are greatly affecting the lives of innocent people. The impact of violence on our communities have been profound and devastating. Countless churches, villages, and houses have been reduced to ashes, and tragically, many innocent lives have been lost. Despite the Home Minister's declaration for peace, the cycle of violence persists. Many children and students like me are stranded in a vast and dense jungle, far away from their homes and schools, uncertain about the future. The constant conflict and violence have put us in distress, and we constantly live in fear, seeking safety whenever there is another attack. Our dreams and aspirations for a better future seems distant and unattainable under these circumstances. Therefore, dear Prime Minister, I wholeheartedly request your kind attention and intervention in addressing the critical issue faced by the innocent people of Manipur. Your intervention will have a significant impact on the lives of students and the future of Manipur, India. Thank you for taking time to listen to my heartfelt plea. Yours sincerely, Deborah.